सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर AP एजुकेशन पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सभी ने बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और सिद्धांतों को पढ़ना प्रारंभ किया था। फर्स्ट लेक्चर में हम सभी ने बुद्धि का अर्थ पढ़ा, प्रकार पढ़ा और उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए। तो सिद्धांतों की चर्चा करते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पढ़ेंगे तथा द्विकारक सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांतों को बताते हुए लगभग मैं आपको 11 प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा, तो लगभग 7 से 8 लेक्चर हो जाएंगे। वह सभी आपको मैं अपलोड करा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ना प्रारंभ करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। आप सभी ने देखा था कि बुद्धि की विभिन्न परिभाषाएं पूर्व में हम लोगों ने पढ़ी और उन सभी परिभाषाओं को जब क्लासिफाइड किया गया तो उन सभी परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में बांटने का काम किया गया था। तो इस प्रकार से बुद्धि एक समय के बाद मनोवैज्ञानिकों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड रहा और उस इंटरेस्टिंग फील्ड में इन्होंने अपना अध्ययन करना प्रारंभ किया। जब इतने सारे सिद्धांत आए तो ये प्रयास रहा मनोवैज्ञानिकों का कि एक कोई अच्छा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जा सके जो लगभग सभी तरह की बातों को एक्सप्लेन कर सके, सभी को मान्य हो सके। तो इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत हो गए। इन सभी सिद्धांतों को जिस प्रकार से हमने परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा था उनके कंटेंट के आधार पर, इसीलिए यहाँ पर भी जिन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को जिस प्रकार से अपना स्टडी फील्ड के आधार पर एक्सप्लेन किया है उस आधार पर बुद्धि को 2 भागों में बांटा गया है, यानी बुद्धि के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रकार के सिद्धांतों को रखा गया है कारकीय विश्लेषण के अंतर्गत, कारक सिद्धांत के अंतर्गत। दूसरे प्रकार का सिद्धांत जो है उसे कहा गया है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, यानी प्रोसेस ओरिएंटेड एनालिसिस। अब ये क्या है कारक सिद्धांत और क्या है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, आइए पढ़ लें, फिर एक कारक और द्विकारक पर चलेंगे। सभी कारकीय सिद्धांतों में एक समानता ये है कि इन सभी सिद्धांतों में बुद्धि को एक कारक, द्विकारक, समूह कारक, बहुत सारे बहुकारक, इन कई सारे फैक्टर्स में डिवाइड, यानी बहुत सारे कारकों में विभाजित या बहुत सारी योग्यताओं में विभाजित होकर अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया है, अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस विशेषता के आधार पर इन सभी प्रकार के सिद्धांतों को फैक्टर एनालिसिस या कारक सिद्धांत कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत कारक विश्लेषण के अंतर्गत में आते हैं, या फिर फला सिद्धांत किस तथ्य पर आधारित है, तो बुद्धि के किस भाग पर आधारित है, तो वह कारक फैक्टर पर आधारित है। मैं आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाने के पश्चात प्रश्नों का भी अध्ययन कराऊंगा, तो वहाँ बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला कारक जो सिद्धांत है उन सभी श्रेणी में आने वाले सिद्धांतों को बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के आधार पर की है। ये जो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी जो है, उस प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में जितने भी सिद्धांतों को रखा गया है उन सभी सिद्धांतों में बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, बुद्धि किसी समस्या में हम समाधान जो करते हैं उस समस्या समाधान के समय हमारी बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है, उस कार्य प्रणाली को अपने अध्ययन का आधार बनाया और अपने सिद्धांतों में प्रस्तुत करते हुए बताया है। इसलिए इस प्रकार के सिद्धांतों को प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी भी कहा गया है। इसमें स्टर्नबर्ग का सिद्धांत आ जाएगा, बुद्धि का पासलॉन्ग मॉडल आ जाएगा, जेपी दास जी का, आगे की बात करेंगे जब सब आते चले जाएंगे। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं कारक सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत हमारा है एक कारक सिद्धांत। कौन सा है भैया? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत के नाम से आधारित, यानी फैक्टर्स में जब बात हुई है तो जब एक ही कारक है तो यहाँ पर कई फैक्टर्स में डिवाइड तो होगा नहीं। तो ये क्या कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने महोदय ने किया और
कहा कि बुद्धि जो है वह एक अविभाज्य इकाई है, विभाजित होने वाली इकाई नहीं है, अविभाज्य इकाई है। अर्थात बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है। यही बुद्धि एक पावर है, एक मेंटल पावर है, और इस मेंटल पावर के द्वारा व्यक्ति अपने सभी मानसिक कार्यों का संचालन कर सकता है। वर्तमान में इस सिद्धांत की कोई मान्यता नहीं रह गई। ठीक है, एक योग्यता हमारे बुद्धि में नहीं होती, बहुत सारे योग्यताएं हमारे बुद्धि में हैं। उन सभी इस आधार पर इस सिद्धांत को अब कोई मान्य नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। जब ये सिद्धांत नहीं मान्य हुआ तो बुद्धि परीक्षणों की जब शुरुआत शुरू हुई और अध्ययन प्रारंभ हुआ, अगला सिद्धांत महत्वपूर्ण आया है, द्विकारक सिद्धांत। इस द्विकारक सिद्धांत को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे के सभी सिद्धांत इसी द्विकारक सिद्धांत पर आधारित रहेंगे। या तो वो इनकी आलोचना करेंगे या फिर वो इन्हीं को विस्तारित करेंगे। तो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आइए पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जी फैक्टर थ्योरी भी इनकी कही जाती है। क्यों कही जाती है लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। क्या किया इन्होंने? स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि की संरचना में दो मूल कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? दो मूल कारक होते हैं। पहला कहा सामान्य कारक, दूसरा कहा विशिष्ट कारक। कौन सा? दूसरा विशिष्ट कारक। अब थोड़ा सा रुक जाओ, इसको सामान्य अर्थों में समझ लें। सामान्य कारक क्या है और विशिष्ट कारक क्या है? इस कंटेंट को पढ़ना हम प्रारंभ करें उससे पहले जरा सा सरल शब्दों में समझ लें। आपने कई बार लोगों से इस बात को अपने बोलचाल की भाषा में कहते हुए सुना होगा कि कॉमन सेंस, किसी भी कार्य को करने का एक कॉमन सेंस होना चाहिए। वो कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे में कि किसी व्यक्ति को भोजन देते समय उसको भोजन किस प्रकार से थाली में परोसा जाए, ये एक कॉमन सेंस है। ये कोई होम साइंस किए हुए लड़की हो या सामान्य बालक हो या सामान्य व्यक्ति हो, उस सामान्य व्यक्ति द्वारा जब भी भोजन थाली में परोसा जाए, वह जरूरी नहीं कि उसे उस विधा में प्रशिक्षित किया जाए। एक सामान्य ज्ञान होता है कि भोजन को थाली में कैसा परोसा जाए। ऐसा नहीं है कि चावल रख दिया, रोटी रख दिया, उसी के ऊपर दाल डाल दिया, उसी के ऊपर सब्जी डाल दी, और ये कोई तरीका नहीं है। भोजन तो दे ही दिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छा भोजन आप बना लेते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन या कहें कि भोजन बनाते समय जिन सावधानी या किसी भी कार्य को करने में आप समझ गए होंगे इस सामान्य अर्थ को, कि कहा जाता है कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक कॉमन सेंस होता है और कई अलग अलग कार्य भी होते हैं। ये सभी बात जानते हो ना, सब में एक एक योग्यता होती। कोई बड़ा अच्छा गा लेता है, कोई बड़ा अच्छा लिख लेता है, ये और एक ही व्यक्ति में किसी में गाने की बड़ी अच्छी योग्यता, किसी में लिखने की बड़ी अच्छी योग्यता। ये इतनी बातें हम जानते हैं। अब आइए बढ़ते हैं इन सामान्य कारक को और विशिष्ट कारक को। तो जो ये कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस क्या है? जन्मजात होता है कि नहीं होता है? बताओ भाई। कहा जाता है ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये कहीं पढ़ाई नहीं जाती। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, आगे मिलेगा ये सब बातें। जो विशिष्ट कारक है, जो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो हम सीखते हैं जीवन में। तो चलो फटाफट जरा समझ लें। कहा कि सामान्य कारक से तात्पर्य व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। इसी तरह सभी मानसिक क्रियाओं के करने में जी कारक भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होता है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पीयरमैन ने इस सामान्य कारक को, इस जनरल फैक्टर को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी। क्वेश्चन आ जाएगा कि स्पीयरमैन ने मानसिक किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है? तो सामान्य कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। आइए जाने ये मानसिक कारक और है क्या। तो पहला कहा गया ये जो मानसिक कारक होता है वो कैसा होता है भैया? ये होता है जन्मजात। ठीक है, यानी इस पर किसी तरह के प्रशिक्षण, शिक्षण, पूर्व अनुभूति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। दैट डज नॉट इफेक्ट एनी ट्रेनिंग, एनी टीचिंग, एनी प्री
एक्सपीरियंसेस। तो इसको क्या कहा गया है, ये कैसा होता है, ये जन्मजात होता है। दूसरी बात क्या कह दी मैंने, क्या कह दिया गया, कहा कि यह जी कारक की मात्रा निश्चित होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी में ये समान होगा। प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की जो क्षमता होती है वह निश्चित होती है। किसी में यह कॉमन सेंस की मात्रा अधिक तो किसी में यह कॉमन सेंस की मात्रा कम हो सकती है। होती है कि नहीं भाई बताओ? होती है, बिल्कुल। आज हम सब जानते हैं, तो कोई बड़ी बात तो कह नहीं रहे स्पीयरमैन साहब, बस अपने सिद्धांत में इस बात को लिख दे रहे हैं। तो पहला इन्होंने कहा कि एक जनरल फैक्टर होता है जो व्यक्ति के सभी कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे जन्मजात कारक का इन दो भागों में बुद्धि को बांटा है। पहला सामान्य कारक, दूसरा क्या है, विशिष्ट कारक। दूसरा क्या है, विशिष्ट कारक। S1 S2 कह सकते हैं इसको। देखो, प्रत्येक मानसिक कार्य करने में कुछ विशेषता की जरूरत होती है, क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होता है। कई प्रकार के कार्य हैं, कहीं पर हमें रीजनिंग एबिलिटी लगानी है, कहीं पर हमें बड़ा अच्छा व्याख्यान देना है, कहीं पर हमें कुछ अरेंज करना है। तो विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो विशिष्ट हमारी योग्यताएं हैं, विशिष्ट हमारे कार्य हैं, वह विशिष्ट कारक नाम दे दिया, स्पेसिफिक फैक्टर नाम दे दिया स्पीयरमैन साहब ने। क्या कहा, 3 विशेषताएं ध्यान में रख सकते हैं। ये जो स्पीयरमैन है, जो ये विशिष्ट कारक है, स्पेशल फैक्टर है, इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। यानी हम क्या होता है, परिवर्तनशील है, और एक कार्य में एक तरह के स्पेशल फैक्टर की आवश्यकता, दूसरे तरह के कार्य में दूसरे प्रकार के स्पेशल फैक्टर की आवश्यकता होती है। समझ में आ रही है ना बात? अच्छा भाई, तीसरी विशेषता क्या है कि दूसरी विशेषता की बात करें कि एक कार्य करने के लिए, कोई एक स्पेशल कार्य करने के लिए एक व्यक्ति में उस स्पेशल फैक्टर की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे प्रकार के स्पेशल कार्य को करने के लिए मात्रा क्या हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, 2 प्रकार के कार्य हैं। कोई बड़ा अच्छा खेल क्रिकेटर है तो उतना अच्छा वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसका व्याख्यान, उसका सैद्धांतिक ज्ञान उतना अच्छा नहीं है। तो 2 प्रकार के जब उसको विशिष्ट कार्य करने होते हैं तो 2 प्रकार की विशिष्ट योग्यता की मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में होती है। ठीक है, अब तीसरी विशेषता ये, पहली तो इन्होंने कहा कि इसकी स्थिति परिवर्तनशील होती है। ठीक है, कैसा होगा कि अलग अलग, पहला इसका स्वरूप कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। दूसरा क्या होता है कि एक कोई स्पेशल फैक्टर ज़्यादा होगा तो किसी में कोई स्पेशल फैक्टर कम हो सकता है। तीसरी एक बड़ी विशेषता ये है कि इस पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। जनरल फैक्टर पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा स्पीयरमैन साहब कह रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा एस कारक जो है, तीसरा जो विशेष बात है, तीसरा एस कारक नहीं है, तीसरी विशेषता जो है कि एस कारक पर व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों आदि का प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण देकर हम किसी विशेष मानसिक कार्य के लिए इस कारक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। किसी में तैराकी की योग्यता लानी है तो हम प्रशिक्षण देकर ला देंगे। किसी में हमें गणित सिखाना है तो बार बार अभ्यास कराकर उसको हम तर्क क्षमता उसकी विकसित कर सकते हैं। परंतु ये जो कॉमन सेंस वाली बात है, उस कॉमन सेंस को हम स्पीयरमैन कहते हैं कि विकसित नहीं कर सकते। ये एक जनरल फैक्टर, ये कॉमन सेंस, ये जन्मजात योग्यता व्यक्ति में है किसी भी मानसिक कार्य को करने के लिए। तो हम कंक्लूजन के रूप में कहें तो प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में जी कारक और एस कारक दोनों उपस्थित होते हैं। यानी एक S1 टाइप का काम अगर कर रहे हैं तो उस S1 में S1 तो प्रेजेंट ही होगा, S1 मतलब एक विशेष योग्यता प्रेजेंट होगी, लेकिन उसके साथ जी फैक्टर भी अटैच्ड होगा। दूसरे प्रकार का कार्य करेंगे S2 होगा हम, लेकिन जी फैक्टर वही वाला, वो उसके साथ क्या रहेगा, अटैच्ड रहेगा। तो इस तरीके से हम सभी ने 2 प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन
इस वीडियो में किया। पहला बिने का एक कारक सिद्धांत और दूसरा स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, जिसे जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर में बांटा गया। चूंकि स्पीयरमैन ने कहा कि प्रत्येक मानसिक कार्य को, अलग अलग प्रकार के मानसिक कार्य को करने में जी फैक्टर सब में उपस्थित है, इसीलिए ज़्यादा इन्होंने जी फैक्टर पर फोकस देने के कारण इस सिद्धांत को जी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। मैंने कहा था अभी आपको आखिरी में बताऊंगा, तो पहले बता देता तो समझ में ना आता। अब क्या है, अब शायद आपको समझ में आया हो कि प्रत्येक इन्होंने मानसिक कार्य में जी कारक यानी कॉमन सेंस प्रेजेंट होने की बात कही है। सामान्य कारक की अधिक महत्व देने के कारण इस सिद्धांत को हम जनरल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो जनरल फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। जनरल फैक्टर थ्योरी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसे द्विकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में आई हो बातें तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग समूह कारक सिद्धांत पढ़ेंगे। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है, पूरा कंटेंट तैयार है आपके लिए। चूंकि एक वीडियो में सारी बातें बताने में थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा और आप थोड़ा सा थक सकते हैं मानसिक रूप से, इसलिए धीरे धीरे आपको कंटेंट मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अध्ययन करते रहिए और भारत माता की